हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीएसएसबी के लिए आज से हम अपना काम जो है वो शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी उसकी तैयारी में जुट गए होंगे। टीजीटी पीजीटी दोनों के एग्ज़ाम उसमें होने निर्धारित हैं और आपको पता है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 0.2 के हिसाब से 0.25 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें। तो पुराने पेपर को एक बार अगर देख लेते हैं तो एक पैटर्न जो है समझ में आ जाता है कि इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, अधिकतर जो सवाल होते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और सवालों की संख्या ज़्यादा होती है, समय कम होता है, तो इसलिए जो सवाल आपको आता है जल्दी से उसको अटेम्प्ट करना होता है। देख लेते हैं सवालों का पैटर्न क्या रहता है। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना जो है अमीर खुसरो की रचना नहीं है? खालिक बारी अमीर खुसरो की है, पहेलियाँ मुकरियाँ ये भी अमीर खुसरो की रचना है, दो सुखने भी हैं। पुरुष परीक्षा इनकी नहीं है, पुरुष परीक्षा जो है वो विद्यापति की रचना कहलाती है। ठीक है, चलिए अगली रचना देखते हैं। सुजान विनोद। सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद देव की रचना है। सुजान विनोद रीतिकाल के जो हमारे आचार्य हैं, प्रसिद्ध कवि हैं देव, उनकी रचना है सुजान विनोद। ठीक है, सुजान विनोद के बाद अगला सवाल है कि एक पंक्ति दी गई है, वो भी रीतिकाल की पंक्ति है और बताना है किसकी पंक्ति है वो। नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे, ये वाली पंक्ति किसकी है? नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे, ये वाली पंक्ति जो है वो सेनापति की पंक्ति है। किसकी है? सेनापति की। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ये वाली पंक्ति जो है सेनापति की किस रचना से है? ये अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो भी आप कमेंट करिए, हम आपको उत्तर बताएंगे कि कौन सी रचना से ये पंक्ति थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वरदे वीणा वादिनी वरदे, ये सरस्वती वंदना लिखी थी, किस कवि ने लिखी थी? सवाल आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं है कहीं से भी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम आपने सुना होगा, तो उन्होंने ये सरस्वती वंदना लिखी थी, वरदे वीणा वादिनी वरदे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बेहद आसान, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु पूछ लिया। तो मैथिली शरण गुप्त ने जो लिखा था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से लिखा था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके जो साहित्यिक गुरु हैं माने जाते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविताएं लिखता था? आपको पता है माखनलाल चतुर्वेदी का नाम या उपनाम अगर आपको कहें तो एक भारतीय आत्मा है, तो माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद जो सवाल किया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र वो थे जो रीतिकाल से काव्यधारा को निकाल के लेके आए थे और उन्होंने अपनी चीज़ें राष्ट्रीयता की ओर मोड़ दी थी, स्वदेशी प्रेम की ओर उन्होंने अपनी रचनाओं से साहित्य को मोड़ना शुरू किया था। तो काव्यधारा को स्वदेश प्रेम की ओर जो है उन्होंने मोड़ा था। ठीक है, अगला सवाल है कि पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? पद्माकर जाने जाते हैं प्रबोध पचासा के से। प्रबोध पचासा जो है वो पद्माकर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ठीक है, अगला सवाल है कि बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया? देखिए, आप बिहारी सत्सई आप पढ़े होंगे तो दोहों पर उसमें बात होती है। तो कोई 700 दोहे मानता है, कोई 713 दोहे मानता है, कोई 719 मानता है। सबके अपने अपने मंतव्य भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि छंद कौन सा है? दोहा छंद है। दोहा छंद में बिहारी ने लिखा है, तो इसका सही उत्तर होगा दोहा। ठीक है, अगला सवाल है कि काव्य निर्णय का नाम जैसे ही आता है तो उसका पर्याय आप समझते हैं कि भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। तो ये कहीं से भी मुश्किल सवाल नज़र नहीं आ रहे हैं, तो बेहद आसान वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। देखिए, केशव दास किस राजा के आश्रय में थे? जब भी आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं कि वो इस तरीके की बातें लिखते हैं कि कहाँ के रहने वाले थे, किस राजा के आश्रयदाता मतलब उनके कौन थे, किस राजा के आश्रय में रहते वो। तो केशवदास का जिक्र जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है ओरछा के राजा राव इंद्रजीत। तो राव इंद्रजीत के आश्रय में ये रहे। बूंदी के राजा भाव सिंह हाड़ा ये इनमें नहीं रहे थे। छत्रसाल बुंदेला के ये नहीं थे, भूषण थे इनके यहाँ। शिवाजी इनके यहाँ भी भूषण थे। और ओरछा के राजा राव इंद्रजीत के यहाँ केशवदास रहा करते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कालक्रम के अनुसार कौन सा कवि सबसे पहले हुआ था? तो विकल्प आपके हैं कबीर, मीरा, तुलसी, सूरदास। और इनमें सबसे पहले
सबसे पहले कबीरदास का जिक्र हम करते हैं। कबीरदास जो है सबसे पहले पैदा हुए थे और कबीरदास के बाद इनका क्रम जो है निर्धारित है, चाहे वो सूरदास हो चाहे तुलसीदास हो। तो पूछा सबसे पहले कौन है, तो कबीरदास सबसे पहले रहेंगे। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्यधारा का नहीं है? निर्गुण संत के हो गए रैदास, नानक, कबीर तीनों, और ये विद्यापति जो है ये आदिकाल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये संत साहित्य के या निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं माने जाते। अगला सवाल क्या कहता है, खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए। ये वाली उक्ति किसकी है कि खीरे को सिर से काटना चाहिए फिर उसके ऊपर नमक मलना चाहिए? ये वाली उक्ति रहीमदास की है। खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, ये पंक्ति किसकी है? ये रहीमदास की पंक्ति है। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है, रास पंचाध्यायी, ये पूछा गया है, आसान सा सवाल। फिर उसके बाद अगला एक और सवाल है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किया गया है? तो विद्यापति की पदावली सबसे लोकप्रिय ग्रंथ, तो उसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किया गया है। एक और सवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। केदारनाथ अग्रवाल की जो कविता संग्रह है उसका नाम है फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल। इसके बाद इश्कनामा, इश्कनामा के रचयिता कौन है? इश्कनामा के रचयिता है बोधा। तो बोधा की रचना है इश्कनामा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बोधा। नेक्स्ट, बनारस अखबार का संचालन किसने किया था? तो बनारस अखबार का संचालन हुआ था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, नीड़ का निर्माण फिर, ये आत्मकथा है, आपको पता है। आत्मकथा बच्चन सिंह की, हरिवंश राय बच्चन की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर, हरिवंश राय बच्चन की है नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, आपको पता है 4 हिस्से हैं, चारों के नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है कि निम्न विकल्पों में से लेखक और उनकी आत्मकथा संबंधी युग्मों में गलत युग्म को पहचानना है। तो गलत कौन सा है? भवानी दयाल सन्यासी, इसकी तो सही है, प्रवासी की आत्मकथा, बिल्कुल यही है। सुभाष चंद्र बोस की है तरुण के सौपन। हरिवंश राय बच्चन की दोबारा पूछ लिया गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी सही है। घर की बात, घर की बात सेठ गोविंद दास की रचना नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। घर की बात किसकी रचना है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और ये भी बताइएगा सेठ गोविंद दास की आत्मकथा कौन सी थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? तो कलम का सिपाही में प्रेमचंद का जीवन परिचय दिया गया है, प्रेमचंद के जीवन के बारे में बताया गया है। अगला सवाल है एक और, निम्न में से किस लेखक को आलोचना के क्षेत्र में सम्राट की उपाधि मिली है? तो आलोचना के क्षेत्र में एक ही सम्राट है, 21 तोपों की सलामी वाले आचार्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका नाम जो है श्रेष्ठता में शामिल होता है। नेक्स्ट एक और सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो नकली किला ये तो नहीं है, ईदगाह भी नहीं है, राखी बंद गई भी नहीं है, गुंडा कहानी इनकी है। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद की है और ये एनसीईआरटी में भी शामिल थी, आपको पता होना चाहिए इसका। बुधुआ की बेटी ये उपन्यास है और ये उपन्यास लिखा था पांडे बेचैन शर्मा उग्र ने। किसने लिखा था? पांडे बेचैन शर्मा उग्र का है बुधुआ की बेटी। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास था? तो चंद्रकांता जो था वो तिलिस्मी उपन्यास था, तिलिस्मी की दुनिया में खलबली मचा दी थी चंद्रकांता ने, देवकीनंदन खत्री ने जिस तरीके से लिखा था। तो इसके बारे में ढेर सारे तथ्य हैं और बेहद रोमांचित ये उपन्यास है। पूस की रात एक कहानी है, वो कैसी है? प्रेमचंद की पूस की रात की कहानी जो है वो कैसी है? वो भारतीय किसान के टूटने की कहानी है। होरी उसमें किसान होता है, जबरा उसका कुत्ता होता है, वो अपने खेत की रखवाली करने जाता है, तो किसान के टूटने की कहानी है, उसकी फसल सारी नीलगायें खा जाती हैं, आपको पता है, तो वो कहानी का जिक्र इसमें था। नेक्स्ट एक और सवाल है, आपका बंटी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? मन्नू भंडारी।
तो जितने भी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, जितने साथी पढ़ रहे हैं, उनके लिए सारे के सारे हलवा टाइप के क्वेश्चन ये हैं। आपका बंटी उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी का। चलिए आगे बात करते हैं कि शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्यात्मक निबंध है। शिव शंभू के चिट्ठे, ये किसका था? ये बाल मुकुंद गुप्त का था। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के कितने चिट्ठे लिखे थे, लोग इसकी तैयारी करते हैं आजकल। तो ये तो बेहद आसान सवाल हो जाता है उनके लिए कि शिव शंभू का चिट्ठा लिखा किसने था? तो ये बाल मुकुंद गुप्त का था। किसको लिखे थे? लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित लेखकों में से किसके व्यंग्यात्मक निबंध शिव शंभू का चिट्ठा? ये तो हो गया। अगला, निम्नलिखित निबंध संग्रह में से कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है? लिखा गया नहीं है ये पूछा गया है। तो खरगोश के सींग, देखिए पश्यंती, कहनी, अनकहनी, ठेले पर हिमालय, ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। खरगोश के सींग इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट एक और, बंगाल के अकाल पर किस हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच एक रिपोर्टाज लिखा था? तो तूफानों के बीच एक रिपोर्टाज है और रांगे राघव का है। किसका रिपोर्टाज है वो? रांगे राघव का, जो उन्होंने लिखा था तूफानों के बीच। ये बंगाल के अकाल पर लिखा था इन्होंने। अगला सवाल एक और, कि देव और बिहारी, ये किसकी रचना थी? देव और बिहारी जो पुस्तक है वो कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। किसकी है? कृष्ण बिहारी मिश्र की। अगला सवाल, देहाती दुनिया 1926 का उपन्यास शिवपूजन साहे का। शिवपूजन साहे का उपन्यास है देहाती दुनिया। ठीक है, नेक्स्ट, देहाती दुनिया के बाद एक और बेहद आसान पंक्ति, बालचंद बिजवाई भाषा दूह नहीं लागी दुज्जन हासा। ये कीर्तिलता से विद्यापति की पंक्ति ली गई है। कीर्तिलता से विद्यापति की रचना है जो, उसमें से ये पंक्ति ली गई है। मुक्त करो नारी को, चिर बंदनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से, जननी सती प्यारी को, मुक्त करो नारी को। तो नारी भावना से संबंधित ये जो पंक्तियां लिखी थी, ये किसने लिखी थी? तो ये सुमित्रानंदन पंत की जो है लेखनी है, उनके द्वारा ही ये लिखा गया है, मुक्त करो नारी को, चिरबंदनी नारी को। नेक्स्ट एक और सवाल है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध के लिए जो टिप्पणी थी ये थी रामचंद्र शुक्ल की। किसकी थी? रामचंद्र शुक्ल की। नेक्स्ट एक और, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है कबीर मूर्ति पूजा के समर्थक थे, यही गलत है। कबीर ने मूर्ति पूजा पर व्यंग्य किए हैं, कबीर ने मूर्ति पूजा पर हमला बोला है, वो उसके समर्थक नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट एक और, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जाने को छानपन बाक नहीं, ये वाली पंक्ति पूछी है। बताइए इससे आसान क्या होगा? तो ये घनानंद की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? घनानंद की। नेक्स्ट, ये सवाल हटा दिया गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ये ज्योतिबा फुले द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कौन सा है। ज्ञान राशि के संचित कोष का ही नाम साहित्य है, ये कथन किसका है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है। बेहद आसान है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, हिमतरंगिनी। हिमतरंगिनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा। देखिए कितने आसान आसान सवाल किए जा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। हिमतरंगिनी के बाद पूछा गया आपसे, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये मलुक दास की पंक्ति है। मलुक दास की पंक्ति के बाद विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? देखिए विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। याद रखिए विनय पत्रिका किस में है? ब्रज भाषा में है। ठीक है, विनय पत्रिका के बाद अगला सवाल, जहांगीर जस चंद्रिका, ये तो केशवदास की रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। निम्न में से कौन सा कवि सगुण भक्ति काव्यधारा का कवि नहीं है? रसखान, सूरदास, नंददास, ये तो मानते हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा में हैं ये तो, और सगुण में भी हो गए। कुतुबन ये नहीं है, ये सूफी काव्य परंपरा में ना मृगावती इनकी रचना थी, तो ये सूफी काव्यधारा में आ गए। तो कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का नहीं है? इसके बाद पूछा गया कवित रत्नाकर का लेखक कौन है? कवित रत्नाकर सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियों में से आती हैं इसकी पंक्तियां कई बार। सेनापति जो
वर्षा ऋतु के लिए जाने जाते हैं ना कविता रत्नाकर, तो सेनापति इसका सही उत्तर होगा। कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता अपभ्रंश भाषा में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? अपभ्रंश में, तो इसका सही उत्तर होगा अपभ्रंश। उसके बाद क्या है? ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? बताया था ना ऋतु वर्णन के लिए, थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था। ऋतु वर्णन के लिए एक नाम आता है सेनापति का, तो सेनापति यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए जाना जाता है? सेनापति। ठीक है, नेक्स्ट, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गौवध बंद करवा दिया था? कौन से कवि से प्रभावित होकर ऐसा करवा था? तो संत दादू दयाल थे। दादू दयाल से की रचना से प्रभावित होकर के अकबर ने गौवध बंद करवा दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। रसराज ग्रंथ के रचयिता है मतीराम। मतीराम की रचना है रसराज। ठीक है, अगला सवाल, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए तीसरा सवाल माखनलाल चतुर्वेदी का पूछा जा रहा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। श्याम नारायण पांडे का सुविख्यात महाकाव्य कौन सा है? श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी से जाने जाते हैं, तो हल्दी घाटी इनका महत्वपूर्ण एक महाकाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट एक और सवाल, आंसू में किस रस की प्रधानता है? जयशंकर प्रसाद की रचना करुण रस की प्रधानता उसमें है। कौन सा रस? करुण रस। उसके बाद एक और सवाल है कि मैथिली शरणगुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन है? उर्मिला विषयक जो ग्रंथ लिखा था, साकेत का 9वां सर्ग आपको पता है, उर्मिला के ऊपर ही है वो, तो साकेत सही उत्तर क्या होगा? साकेत। मैथिली शरणगुप्त के बाद सवाल किया गया भूषण का। भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? भूषण जो है ब्रज भाषा में लिखते थे। किस में लिखते थे? ब्रज भाषा में लिखते थे। अगला सवाल, जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? पद्मावती तो सिंहल द्वीप की राजधानी थी, तो सही उत्तर होगा इसका सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप की राजधानी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मावती। अगला एक और सवाल है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? और शब्द है आग्राह्य। आग्राह्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अनुचित, अविस्वीकार्य, अमान्य, ये तीनों आग्राह्य के साथ पैरेलल या इसके समकक्ष अर्थ देने वाले हैं। आगामी, आगे होने वाला, ये इसका अर्थ नहीं होगा, तो आगामी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। और शब्द है आपका मधु। मधु माने शहद भी होता है। मधु एक दैत्य का नाम थी, मधु का टबदो मारे, आपको पता है। मधु बसंत, ये भी सही है। तो मेवा, मधु का कोई मीनिंग मेवा नहीं होता। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा मेवा। निम्न विकल्पों के बाद एक और सवाल आया, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? सामिस, सामिस मतलब निरामिष, ये इसका सही उत्तर होगा, सामिस का निरामिष। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। देखिए उपसर्ग से जो नहीं बना है, ची उपसर्ग इसमें दिख रहा है, इसमें परा, इसमें ला, सब उपसर्ग दिख रहे हैं। जहरीला जो है उपसर्ग का बना हुआ शब्द नहीं है। उपसर्ग वो होते हैं, आपको पता है, जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं। ठीक है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। देखिए द्विगु समास में समाहार होता है, आपको पता है, तो तिरंगा यानी कि 3 रंगों का समाहार। ठीक है, संख्या होती है और उसका समाहार होता है द्विगु में। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। और समस्त पद का क्या है? परलोक को गमन, तो परलोक गमन, परलोक को गया हुआ, परलोक गमन हो जाएगा इसका सही। क्या हो जाएगा? परलोक गमन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए औचक जो शब्द होता है, औचक माना अचानक,
अचानक मतलब यकायक, यानी कि सहसा अचानक एकदम से। छोर जो है इसका सही पर्यायवाची शब्द नहीं है, छोर किनारा होता है, ठीक है, तो अलग चीज है वो। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्ण तत्पुरुष समास का विकल्प है। समास कौन सा? कर्ण तत्पुरुष, से आएगा, जिसमें कर्ण में क्या आता है? से आता है, ठीक है। तो देख लीजिए, भयाकुल, भयाकुल यानी कि भय से आकुल। किससे आकुल? भय से आकुल। कर्ण माने साधन होता है, से उसका परसर्ग चिन्ह रहता है, ये आपको पता है। एक और सवाल, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। देखिए, शब्द है आपके पास फल, फल माने लाभ भी होता है, फल मेवा भी है, नतीजा भी है, मंगल नहीं होता, मंगल अनेकार्थी शब्दों में इसमें नहीं है, तो सही उत्तर होगा इसका मंगल। नेक्स्ट, अन उपसर्ग से बना शब्द सही शब्द कौन सा है? अन उपसर्ग से, अक्षर में तो अन नहीं है, अकाल में भी नहीं है, अनु है, इसमें अन नहीं है अनुसार में, तो सही उत्तर होगा अनायास, अनायास, ठीक है। तो ये अन से बना हुआ सही शब्द है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। पावस 50, यानी लिखा है इसमें पायस पावस, ठीक है। तो निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही युग्म का सही अर्थ देता है। पायस मैंने खीर होती है, और पावस मैंने एक वर्षा ऋतु को है, उसको बोलते हैं पावस ऋतु, वर्षा ऋतु को। तो खीर और वर्षा ऋतु, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला, विलोम शब्द पूछा, स्थावर जंगम, जंगम का क्या होगा? स्थावर, ठीक है। तो ये विलोम शब्द पूछा गया था। तो कुल मिला के अगर देख रहे हैं तो पेपर बहुत ही आसान नजर आ रहा है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्या कहता है? उस विकल्प को चयन करना है जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। देखिए, कांति, चौड़ाई, नीलिमा, ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। धीर जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। अगला शब्द क्या कहता है? निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? ही, सी, इट वाले, यह, वह, ये, वो, ये वाले जो होते हैं वो अन्य पुरुषवाचक होते हैं। देखिए, मैं तो उत्तम में आ गया, ये भी उत्तम में आ गया हमारा, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, ये किस में आ गए? मध्यम में आ गए, और ये किस में गए? अन्य में गए, वे वाले, ठीक है। मैं फल लाया हूं, मैं ताजा फल लाया हूं ना, मैं कैसे फल लाया? ताजा फल लाया हूं। तो फलों की विशेषता बता दी, तो गुण बता दिया, तो फलों का क्या है? गुणवाचक विशेषण है। उस विकल्प का चयन करना था आपको जिसमें गुणवाचक विशेषण था, वो हमने बता दिया है। अब वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प होना चाहिए, वैसा आपको चुनना है। तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय सबकी पसंदीदा होती हैं, तो इसमें विशेषण पदबंध कौन सा है? कौन सी गाड़ियां? तेज चलने वाली गाड़ियां। कौन सी गाड़ियां? तेज चलने वाली गाड़ियां। तो सही उत्तर क्या होगा? तेज चलने वाली गाड़ियां, ठीक है। तो तेज चलने वाली, ये इसका विशेषण है, तो विशेषण पदबंध तेज चलने वाली गाड़ी, ठीक है, तेज चलने वाली।